नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम के करंट अफेयर सीरीज़ में। आज हम 16 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। उसके पहले कुछ मोटिवेशनल कोड। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतना बड़ा कामयाबी होगा। इसी के साथ हम आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर। महिला दिवस के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है, जो कि 15 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लागू किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को उजागर करने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड सीजजेल्ट सेकंड का विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अनिल चौहान द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड रिसजेट सेकंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स का विमोचन किया है। इसमें युद्ध के बारे में बताया गया है कि कैसे बदलने की ज़रूरत है हमको, इस सब के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। ये 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थीं। भारत ने प्रथम बार भारत के गुजरात अहमदाबाद में स्थित वीर सावरकर खेल परिसर में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न की है, जिसमें भारत की रैंक 11वीं रही है, जिसमें भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक 0 है। स्वर्ण पदक कोई भी नहीं जीता है। रजत पदक कितने जीते हैं? 4 जीते हैं। और कांस्य पदक कितने जीते हैं? 9 कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें 13 पदकों में से 7 पदक श्री हरि प्रसाद जी द्वारा अकेले ने जीते हैं, जो कि पेशे से तैराक हैं। भारत की प्रथम महिला तैराक भव्या सचदेवा हैं, जो कि पदक जीतकर भारत आई हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है। चीन ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 57 पदक जीते हैं, जिसमें 40 स्वर्ण पदक हैं, 10 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक जीते हुए हैं। चीन के बाद कजाकिस्तान ने कितने जीते हैं? 23 पदक जीते हैं, और जापान ने टोटल 21 पदक जीते हैं। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को
एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा बैंक है? डीबीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेथागल में इसको किया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 15 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के गांव मेथागल में किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? मतलब किसे किया गया है आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक नियुक्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डैगन कैट्स को किया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने 3 अक्टूबर 2025 को डैन कैट्स को आईएमएफ का फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की मंजूरी दी है, जो कि 6 अक्टूबर 2025 से लागू होगा, मतलब हुआ है। यह नामांकन आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा द्वारा प्रस्तावित किया गया था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के व्यापार, मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक बदलावों के जटिल परिवर्तनों के बीच एक महत्वपूर्ण समय पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक का हृदय घात से निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन से राज्य का? गोवा के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनका निधन हो गया है। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कृषि मंत्री रवि नाइक का 79 ईयर्स की उम्र में हृदय आघात से निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी मुकदमे पर नज़र रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा किया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं हम। सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। यह नया डैशबोर्ड कानूनी सूचना प्रबंधन और
ब्रीफिंग प्रणाली का भाग है, जो कि एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मंत्रालय द्वारा कानूनी मामलों की निगरानी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज धीर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यह अभिनेता थे। पंकज धीर कौन है? जो कि महाभारत में इन्होंने कर्ण का रोल निभाया था, उनका निधन हो गया है। इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। पंकज धीर प्रसिद्ध अभिनेता जो B.R. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण के किरदार के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नई दिल्ली में किया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया है। यह एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसका उद्देश्य क्या है? रेलवे में हुए आधुनिकीकरण के बारे में दिखाना है। इसके आयोजनकर्ता भारतीय रेल मंत्री और भारतीय उद्योग परिषद हैं। यह वर्ष 1989 में पहली बार हुआ था। अब रेलवे विभाग के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। मतलब भारत में कब तक चली थी, ये सब देख लेते हैं। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल कब चली थी? 16 अप्रैल को चली थी। अप्रैल को चली थी 1800 कब में 1853 में चली थी ये पहली बार, जो कि मुंबई बोरी बंदर से लेके ठाणे तक चली थी। कहाँ तक चली थी? बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। इसमें 400 यात्री थे, 3 स्टीम इंजन थे और 14 डिब्बे थे। अब इन इंजनों के नाम क्या क्या थे वो देख लेते हैं। उन इंजनों के नाम क्या क्या थे? फर्स्ट था साहिब, सेकंड कौन सा था? सेकंड था सिंध और थर्ड था सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन भारत में सबसे अधिक आगे रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? तेलंगाना सबसे ज़्यादा तीव्रता से यूपीआई उपयोगकर्ता बन गया है भारत का। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 बुलेटिन में प्रकाशित नई रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भारत के राज्यों में लेन देन तीव्रता में सबसे आगे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ
नौसेना ने किस देश के साथ अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रॉकन शुरू किया है? रॉक के एन शुरू किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। कौन के साथ किया है? ये किया है दक्षिण कोरिया के साथ। इसके बारे में अब कुछ जानकारी देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। 38 डिग्री से जो नॉर्थ साउथ वाली जो रेखाएं होती हैं उसमें 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। यह युद्ध अभ्यास पहली बार हो रहा है और यह भारत और दक्षिण कोरिया के साथ हुआ, जो कि दक्षिण कोरिया की बुसान बंदरगाह पर होगा, जिसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री जहाज ने हिस्सा लिया है। यह भारत के द्वारा किया गया है और यह कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। मतलब साउथ कोरिया जो है वो कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें जीजू द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। यह देश के दक्षिणी तट से लगभग 82.8 किलोमीटर दूर है, जो कि एक ज्वालामुखी द्वीप है जहां पर लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। दक्षिण कोरिया का मुख्य भूभाग कोरियाई द्वीप पर स्थित है, जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में कौन सा समुद्र है? पीला सागर। पूर्व में जापान सागर और दक्षिण में कौन सा है? क्या है? कोरिया जलडमरू मध्य स्थित है। ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहां पर दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा हाथी? भारत में कर्नाटक में है और उसके बाद फिर कहाँ पर है? असम में है। प्रथम DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में दर्ज की गई है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाथियों की गणनाएं 3 प्रकार से होती हैं, जो कि जमीनी सर्वेक्षण, उपग्रह सर्वेक्षण और आनुवांशिक विश्लेषण है। वर्तमान में कौन सी हुई है? आनुवांशिक विश्लेषण के आधार पर हुई है। DNA आधारित हाथियों की संख्या भारत में कितनी है? DNA आधारित भारत में हाथियों की संख्या 22,446 है। कितनी है? 22,446। पिछले 8 वर्षों में 25% की कमी आई है। इसके 2 कारण हैं, मानव और हाथियों के मध्य बढ़ता संघर्ष और नंबर 2 क्या है? घटते जंगल। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में है और इसके बाद असम में है। भारत में सर्वाधिक हाथी पश्चिमी घाट में है, यहाँ पर लगभग 50% हाथी हैं। हाथी संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हाथी भारत में 1992 में प्रारंभ किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 12 अगस्त 2012 से। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संकट प्राय प्रजातियों की सूची का नवीनीकरण IUCN जो सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त की कगार पर पहुंच गई हैं। मतलब IUCN के द्वारा जो सूची बनाई जाती है उसमें कितनी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त प्राय हो गई हैं, मतलब विलुप्त हो चुकी हैं।
इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कितनी हो गई है? 48,646। तो ये इतनी प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त प्राय हो गई हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। IUCN का विश्व संरक्षण सम्मेलन अबू धाबी UAE में हुआ है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। 1964 में इसने जो सूची जारी की है करना प्रारंभ किया है। 1964 में इसने सूची जारी करना प्रारंभ किया था और उसकी स्थापना कब हो गई थी? 1948 में। इसका उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियों को सम्मिलित करना और अलग अलग श्रेणियों में जिनकी संख्या 9 है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ऐसी 9 कैटेगरी बनाई गई हैं। यह वर्ष में 2 बार लाल सूची जारी की जाती है, जिसे वर्तमान महानिर्देशक ग्रेथेल एजुएलर ने जारी किया है। लाल सूची में 1,72,620 प्रजातियां शामिल की गई हैं। इस बार 2025 में 1,72,620 प्रजातियों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से विलुप्त कितनी हो गई हैं? 48,000 कितनी हो गई हैं? विलुप्त कितनी हो गई हैं? 48,646। कितनी हो गई हैं? 48,646 प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो गई हैं। या विलुप्त होने की कगार पर हैं। साइकेल का लगभग 71% विलुप्त की कगार पर पहुंच गया है। ये क्या हैं? या तो जीव जंतु हैं या फिर कई प्रकार की अलग अलग कैटेगरी की प्रजातियां हैं। साइकेल का 71% विलुप्त की कगार पर पहुंच गया है। कोरल रीफ जो होती है समुद्र में, उसका 44% विलुप्त की कगार पर पहुंच गया है। अब ये कोरल रीफ विलुप्त की कगार पे पहुंचने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ठंडे देशों में। फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ठंडे देशों में। नंबर सेकंड है खदानों के खनन करने से, जंगलों के समाप्त होने से। नंबर 4 है जल में तेल रिसाव से। समुद्र में जो जहाज चलते हैं उससे जो तेल का रिसाव होता है, लेयर बन जाती है, उससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, इसलिए इन सब चीज़ों में नुकसान हो रहा है हमारा। IUCN ने लंबी चोंच वाले टिड्डे लुप्त प्राय की कगार पर पहुंचने की सूचना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कितनी बार किया गया है निर्विरोध निर्वाचन? 7वीं बार किया गया है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। भारत इसका पुनः सदस्य बन गया है। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी, भारत इसका पुनः सदस्य बन गया है, जो 3 वर्ष के लिए बना हुआ है, वर्ष 2026, 27 और 28 के लिए। इसकी घोषणा UNO के अंदर स्थायी प्रतिनिधि P. हरीश द्वारा की गई है। वर्तमान में भारत इसका 7वीं बार सदस्य बना हुआ है।
कौन सी बार? 7वीं बार बना हुआ है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है और इसकी औपचारिक शुरुआत 4 दिसंबर 1950 में स्टार्ट करके हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 का अधिनियम है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 की थीम नवाचार और परिवर्तन के वाहक के रूप में छात्रों को मजबूत बनाना है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और इनका निधन शिलोंग में भाषण देते समय वर्ष 2025 में हुआ है। यह भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रहे। 1983 से 2008 तक एक प्रोग्राम चलाया इन्होंने जिसका नाम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलों का निर्माण किया, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है पृथ्वी। नंबर सेकंड है अग्नि। नंबर थर्ड है त्रिशूल। नंबर 4 है नाग। और नंबर 5 कौन सी है? आकाश। ये 5 मिसाइलों का निर्माण किया था इन्होंने, इसलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी 2 मुख्य किताबें हैं, विंग्स ऑफ फायर और विज़न 2020, और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान 1997 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की कौन सी रैंक है? 102वीं रैंक है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह वर्ष 2006 से प्रारंभ हुआ है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हिल्स जर्मनी की हैं। इसमें प्रथम रैंक बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया और चिली की है, जिसमें बहुत ही कम भुखमरी है। और अंतिम स्थान सोमालिया का है, जिसकी रैंक 123 भी है। इसके 4 संकेतक या आधार हैं। अल्पपोषण कौन कौन से हैं? तो वो हैं हमारे 4 कौन कौन से आधार हैं। नंबर 1 है अल्पपोषण, नंबर 2 है बाल मृत्यु दर, नंबर 3 है बाल दुर्बलता
और नंबर 4 है बौनापन। स्कोर 0 का अर्थ अच्छा है और 100 का अर्थ बेहद खराब है। भारत में 2025 में 123 देशों में से 105वें स्थान पर है, जो कि एक गंभीर स्थिति है। वर्ष 2024 में 127 देशों में से 105वें स्थान पर था भारत, और वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में भारत का 25.8 स्कोर रहा है। अब इसके बारे में और भी जानकारी देख लेते हैं हम। अमेरिका और चीन, ये 2 देश ऐसे हैं जहां पर भुखमरी नहीं है, इसलिए इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। सन 2011 में भारत की रैंक 67 थी, 2012 में 65, 2013 में 63, 2014 में 55 और 2015 में 80, 2016 में 97, 2017 में 100, 2018 में 103, 2019 में 102, 2020 में 94, 2021 में 101, 2022 में 107, 2023 में 111 मतलब 111, 2024 में 105, 2025 में कौन सी है 102वीं रैंक है। यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को अलग अलग इसलिए बोला है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सन को मैंने हिंदी में बोला है और रैंक को मैंने इंग्लिश में बोला हुआ है, ताकि समझने में आसानी हो आपको सभी को। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।